बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में रखने का अवसर प्रदान किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अपना सकेगा, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए उस भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगस्त 2003 में राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने राजस्थान विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाया हुआ है। राजस्थान सरकार भी अन्य प्रदेश सरकारों की तर्ज पर संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत स्थानीय भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता चाहती है। राजस्थान में बोले जाने वाली राजस्थानी भाषा एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाली क्षेत्रीय भाषा है और राज्य की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से में बोले जाने वाली इस भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिलने से इसे संरक्षित रखने और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और शिक्षा, मनोरंजन व सरकारी प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अतः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अन्य प्रदेश सरकारों की तर्ज पर राजस्थानी भाषा को भी संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत आधिकारिक भाषा की मान्यता प्रदान की जाए और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अतिशीघ्र फैसला करे। जय राजस्थान। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आज सदन में देश के एविएशन सेक्टर की तत्काल और समग्र समीक्षा की मांग करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सर, पिछले एक दशक में सरकार डबल डिजिट ग्रोथ का बात कह रही है, लेकिन ये हमें बताते हैं कि हवाई यात्रियों की संख्या 10 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ हो गई है। नए एयरपोर्ट्स के चमकदार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है सभापति महोदय कि जब सरकार फीता काटने और वाहवाही लूटने में व्यस्त थी तब हमारी एविएशन सेफ्टी की बुनियाद खोखली हो रही थी। साल 2025 की हकीकत देखिए, ये सेक्टर सिर्फ दबाव में नहीं है बल्कि बिखर रहा है। हमने इस साल की शुरुआत में एयर इंडिया का वो दर्दनाक हादसा देखा है जो हमारी राष्ट्रीय विवेक पर एक बदनुमा दाग है। इसने साबित कर दिया कि कैसे थकान और तकनीकी लापरवाही सैकड़ों जिंदगियों को निगल सकती है। आज आसमान में एक नई और अदृश्य जंग छिड़ी है। दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स पर जीपीएस हैकिंग, स्पूफिंग हो रही है। हमारे पायलट्स अंधेरे में तीर चलाने को मजबूर हैं और सरकार का जवाब क्या है इसमें? अभी इस हफ्ते हमने देखा कैसे इंडिगो की मोनोपोली ने पूरे देश को बंधक बना लिया। 1500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। सभापति महोदय, लाखों यात्री फंसे रहे। हर टर्मिनल पर अफरा तफरी मची रही, क्योंकि आप फर्स्ट वर्ल्ड का एविएशन सेक्टर और थर्ड वर्ल्ड की रेगुलेशन से नहीं चला सकते। हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ओवरवर्क हैं, संसाधनों की कमी है, फिर भी वो दुनिया के सबसे व्यस्त एयर स्पेस को संभाल रहे हैं। हमारा DG6 एक रबर स्टाम्प बनकर रह गया है। एक ऐसी संस्था बन गई है जो हादसा होने के बाद जागती है, उससे पहले नहीं। लेकिन सभापति महोदय, इस लापरवाही के पीछे कुछ और गंभीर वजह हैं। हमें कुछ कड़वा प्रश्न पूछना ही होगा। आखिर सरकार इस एयरलाइंस पर विशेष मेहरबान क्यों है? अभी पिछले 2-3 दिनों में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स की खबरें आ चुकी हैं। इंटरग्लोब ने लगभग 50 करोड़ के बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। क्या सेफ्टी नॉर्म्स की धज्जियां इसीलिए नहीं उड़ाई गई और रेगुलेटर अपनी आंखें मूंद लेता है? क्या यात्रियों की सुरक्षा के लिए रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जैसा मामला नहीं है? सरकार उन एयरलाइंस से हाथ नहीं मिला सकती जो रेगुलेट करना उसका काम है। हमारी मांग बिल्कुल साफ है। हम किसी भी कमेटी Sir, thank you for permitting me to raise the issue of what was promised on the floor of this House under the
Andhra Pradesh Reorganization Act, where collectively the whole House, all political parties were party to the fact that some assurances given on the floor of this House would be implemented to the state of Telangana. Yesterday, my Chief Minister Revanth Reddy has hoisted Telangana Rising, 2 days of a global summit where international players have come in to look and invest in Andhra Pradesh. Yet, sir, 10 years after the assurance was given on the floor of this House, a large part of the promised rail manufacturing unit at Kazipet, and after the bifurcation, Rail Vikas Nigam Limited, no meaningful progress has taken place so far. Telangana's broader rail development is stalled. South Central Railways has completed the surveys. Every bit of the paperwork has been done, submitted, detailed project reports for all 10 major projects covering 818 kilometers and costing 18,489 crore are still waiting clearances. After 10 years, things are still waiting clearances. On what grounds, I don't know. And this includes, sir, crucial railway links such as Dornakal, Miryalguda, Ramagundam, Manuguru, which comes partly to Khammam district on the outskirts of it, Karimnagar, Hassanparthi, Bhadrachalam, Kovuru, which is, there's a small bit pending which puts us to great discomfort in those areas, Pattancheru, Adilabad, and other vital connectivity and economic growth. Now, sir, 13 ongoing projects worth nearly 20,000 crores are at a snail's pace. And we are talking of putting bullet trains and what have you, sir. When you don't complete what an assurance given on the floor of this House, it is making a mockery of the constitutional rules that we have established in this House, which need to be implemented and which are the rights of the citizens. This is not some meherbani coming from the centre. And this, the ruling party was very much party to the AP Reorganization Act, so they can't pretend that they don't know. And or this is a reflection on their performance. Is this the pace that they work at? That they will not give the states the required rail connectivity that is required. Now, the kind of administrative inertia that is contributing to the discomfort of Telangana. Thank you, Honorable Speaker, sir. Supplementary question to start question number 121. Sir, Hassan district covering 8 taluks with major coconut growing areas in Hodenarchipura, Arsikere, Chandraipatna, Kadur and Hassan taluk has nearly 1.18 lakh hectares under coconut cultivation. Farmers are facing severe losses as pests such as Rugose whitefly have affected around 82,000 hectares, black-headed caterpillar over 10,500 hectares, and diseases like stem bleeding and Ganoderma wilt have together impacted more than 16,500 hectares across the district, sir. In view of extensive pest and disease-induced yield loss, may I know through you, sir, whether the government will provide special compensation or enhance assistance to coconut farmers in my district, Hassan district, sir. Thank you so much, sir. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.